हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेलेंट लर्निंग के वीडियो में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रिपरेशन रीट की और सी टेट की, और इसी क्रम में हम सी टेट 2018 का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और ये जो आज का पार्ट है वो है पार्ट 7। इससे पहले 6 वीडियो इससे रिलेटेड अपलोड हो चुके हैं। हम कर रहे हैं CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और उसके साथ में ही मैथ्स का पेपर भी हम सॉल्व कर रहे हैं। मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने के बाद में हम साइंस और सोशल स्टडी और लैंग्वेज का पेपर भी सॉल्व करेंगे। पेपर सॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रैक्टिस कैन मेक परफेक्ट। तो हमें परफेक्शन की तरफ जाना है, क्योंकि एक एक नंबर का कंपटीशन होता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस भी ज़रूरी है कि हमने कितना याद किया है, उसमें से हम किस तरह से उसे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड होता है प्रैक्टिस, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं पिछले वीडियो में, और ये है क्वेश्चन 11। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी आने के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है व उपयोग करता है। अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का। Ravi repairs appliances by testing hypotheses about the cause of the malfunction based on his experiences with the symptoms. He uses insight, algorithms, mental set and heuristics. अब ये देखिए, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर रवि के पास में कुछ उपकरण है जो क्या हो गए हैं, खराब हो चुके हैं। अब अपने ही एक्सपीरियंस के आधार पर या उनके जो लक्षण है उनके आधार पर वो क्या करता है, हाइपोथेसिस बनाता है। हाइपोथेसिस क्या होती है? परिकल्पना बनाता है कि किस किस प्रकार से मैं कैसे ठीक करूं, कौन से तरीके से ठीक करूं तो वह उपकरण ठीक हो सकता है। तो वह अलग अलग तरीके इस्तेमाल करता है उन उपकरणों की मरम्मत करने के लिए। तो ये चीज़ क्या हो गई, वह करके देख रहा है, एक नई चीज़ की खोज कर रहा है। तो ये हो जाएगा अनुमानी विधि। उसको पता नहीं है लेकिन अनुमान लगा लगा के, परिकल्पनाएं बना बना के वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया ह्यूरिस्टिक मेथड, ऑप्शन 4। अब यहाँ इनसाइट, इनको भी देख लेते हैं। इनसाइट क्या होती है? इनसाइट अकस्मात, अचानक ही हमारे दिमाग में किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है, वो इनसाइट कहलाती है। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम में कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि अभी लैपटॉप हम चलाते हैं या कंप्यूटर हम चलाते हैं, तो हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप होगी। पहले स्विच ऑन करेंगे, फिर कंप्यूटर को ऑन करेंगे, है ना? फिर लॉगिन करेंगे। तो एक स्टेप के बाद ही हम दूसरे स्टेप की तरफ जा सकते हैं। बीच में किसी स्टेप को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ये होती है एल्गोरिदम। मानसिक दृढ़ता, मेंटल सेट हो जाता है, किसी चीज़ को उसी तरीके से करना है, कोई अन्य तरीका नहीं लगना है। ठीक है? तो ये होता है मेंटल सेट हो जाता है। अनुमानी विधि है जो हम खुद खोज करके अनुमान लगा लगा के सॉल्व करते हैं। यहाँ सही आंसर हो गया ऑप्शन 4। अब है यहाँ क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पहले ये यहाँ से ही हटा लेते हैं। और ये है हमारे सामने। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह किसका उपयोग करती है? कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, या क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। तो दिव्या often divides the assigned job into small tasks which she can handle easily. She is using reductionism, secondary elaboration, sub goal analysis, functional fixedness. तो दिव्या क्या करती है कि उसको कोई काम दिया गया है। अब उस काम को क्या करेगी, वो छोटे-छोटे भागों में विभाजित करके फिर इस काम को कंप्लीट किया, उसके बाद में इसको कंप्लीट किया, इसको कंप्लीट किया, इसको कंप्लीट किया, तो उसके लिए ये काम बहुत ईज़ी हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि कोई टिपिकल चीज़ हमें याद करने के लिए होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, छोटे-छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देते हैं। फिर एक पैराग्राफ के बाद दूसरे पैराग्राफ को याद करते हैं। ऐसे एक बड़ी और मुश्किल चीज़ को याद करना और समझना हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। तो ये जो दिव्या यहाँ काम कर रही है वो क्या कर रही है, तो रिडक्शन कर रही है। तो रिडक्शन तो कैसे होगा? रिडक्शन का मतलब तो होता है कुछ चीज़ों को कम कर देना, हटा देना। यहाँ हम हटा कुछ भी नहीं रहे हैं, बल्कि छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। सेकेंडरी इलैबोरेशन भी नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ आपको दी गई है उसी को ही वह डायरेक्टली छोटे-छोटे पोर्शन में तोड़ करके कर रही है।
अब है सब गोल एनालिसिस विधि। अब सब गोल एनालिसिस में क्या, इसको मेन गोल दिया गया, अब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी ये मेन गोल था उसका, उसको सब गोल में डिवाइड करके उसका एनालिसिस कर रही है, जिससे कि वो कार्य उसके लिए, वो टास्क उसके लिए इजी हो जाता है। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये उपलक्ष्य विश्लेषण विधि है या सब गोल एनालिसिस विधि है। फंक्शनल फिक्सिडनेस, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि हम किसको कहते हैं, ये वो विधि है जिसके अंदर कोई वस्तु होती है, उसका यदि कोई एक उपयोग होता है तो उसका वही उपयोग लिया जाता है। जैसे जैसे हेयर पिन है, ठीक है, तो हेयर पिन का हम क्या यूज करते हैं, हेयर को बांधने के लिए यूज करते हैं। तो क्या इस हेयर पिन का सिर्फ एक ही यूज हो सकता है, क्या और कोई यूज नहीं लिया जा सकता है? क्या हम पेचकस जो पेच होते हैं, स्क्रू होते हैं, उसको खोलने के लिए यूज नहीं कर सकते? लेकिन ये भी ऐसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि हमने ये जाना कि इसका सिर्फ एक ही यूज हो सकता है, दूसरा इसका यूज हो ही नहीं सकता, तो ये हमारी एक क्या होती है, फंक्शनल फिक्सिडनेस होती है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, ये कथन बताता है लैंगिकता एक, ये बताता है लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ उदाहरण है। किस में आते हैं ग्रेड देना, कोड देना, अंक नंबर देना, है ना? तो ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग, क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम आर सम ऑफ द एग्जांपल्स। किसके एग्जांपल है? तो उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है, बच्चों की स्थिति है, रिपोर्ट कार्ड में एकेडमिक प्रगति है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। तो ग्रेडिंग हम देते हैं क्या गणना करने के लिए, अंक देते हैं, बच्चों को क्रेडिट देते हैं, तो ये देते हैं हम अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। यह है स्कोरिंग प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड करने रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता के मूल्यांकन में, कक्षा में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर टू, क्या काम आता है? तो उपलब्धि का जो आकलन है शिक्षकों की किस में मामले में सहायता करता है? टीचर जो होते हैं बच्चों की, जो लर्नर्स है उनका आकलन करते हैं, तो उनके क्या काम आता है? तो शिक्षण अधिगम विधियां कितनी प्रभावशील रही, जो उन्होंने टीचिंग मेथड यूज किए वो कितने इफेक्टिव रहे हैं, उसका इवेल्यूशन करने में ये काम आता है। तो 15 क्वेश्चन का जो है सही ऑप्शन है 2 करेक्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 16, ये है इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव एजुकेशन का समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक संतुलन, समानता, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुता। इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल इक्विलिब्रियम, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, सोशल एक्जिस्टेंस एंड ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ब्रदरहुड। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम क्या करते हैं, सभी तरह के बच्चे, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं या अन्य पिछड़े हुए बच्चे, उन सभी को हम समान रूप से लेकर के मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समता एवं समान अवसर। अब क्वेश्चन नंबर 17, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष कौन से वर्ष में लागू किया गया था? द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट हैज बीन इनेक्टेड इन द ईयर, तो ये लागू किया गया था 2016 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ये है व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण विधियों प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों और बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन स्कूल हैविंग टीचर्स। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चे हैं, कौन से बच्चे हैं? जिसमें प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ये इंक्लूसिव एजुकेशन का ही सवाल है। प्रतिभाशाली बच्चे हैं, पिछड़े हुए बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, दिव्यांगजन बच्चे हैं, उन सबको मुख्य धारा में लाने के लिए विविध व्यक्तिगत विविधता वाले जो बच्चे हैं एक ही विद्यालय में, तो टीचर कैसा होना चाहिए वहाँ पे? टीचर कैसा होना चाहिए वहाँ पे? तो टीचर विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित होना चाहिए, तभी वो अलग अलग तरह की आवश्यकताओं वाले बच्चों को सही शिक्षण करवा पाएगा।
अब फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो इसका सही आंसर होगा, यह है 6 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 ensures the right of children with disabilities to free education from 6 years to 18 years. Now the last question of today's video, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है। विविध अधिगमकर्ता है उनके लिए जो सुगम स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्री होती है, TLM होती है, तो उसको दिया जाता है। तो उसका क्या मतलब है? सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचनाएं, प्रोवाइडिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल इन एक्सेसिबल फॉर्मेट्स टू द डाइवर्स लर्नर्स implies universal inclusive education, ethical consideration, universal code of teaching practice, universal humanistic approach of teaching, universal design of learning. तो ये अधिगम की सार्वभौमिक संरचना के लिए ये इसका मतलब ये होता है, ठीक है, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। तो स्टूडेंट्स ये थी आज का वीडियो, पार्ट नंबर 7 था, और आई होप आपके लिए ये ज़रूर बेनिफिशियल रहेगा, आप इसके साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो आने तक आप इसी तरह से कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एक्सलेंट लर्निंग वीडियोज़। और यदि आपको वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लगते हैं तो आप ज़रूर लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड जो भी कमेंट्स हैं आप ज़रूर लिखें, क्योंकि ये सब हमारे मोटिवेशन का काम करते हैं। सो थैंक यू।